हम लोग डिस्कस करते हैं कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में किस किस टाइप के फोर्स के बारे में अभी आपको जानना चाहिए, तो वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज अप्लाइड फोर्स। तो समझते हैं इसे। व्हाट इज अप्लाइड फोर्स? सपोज दैट देयर इज अ frictionless surface an object of mass m is equal to 10 kg. An object of mass 10 kg is being placed on frictionless surface. A person pushing it. तो ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, दिस इज नोन एज अप्लाइड फोर्स। ये जो फोर्स लगा रहा है ना ऑब्जेक्ट पे, इसी को बोलेंगे अप्लाइड फोर्स। सपोज दैट दिस इज 100 न्यूटन। There is a block of mass 10 kg is being placed on frictionless surface. A person pushing the block with a force of 100 Newton. Here, force acting by person is known as applied force. And now, applied force is 100 Newton. Mass of the block is 10 kg. तो अब आपसे पूछा जा सकता है इसमें कि 100 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, इस ब्लॉक में कितना का एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चन बता सकते हैं। बेसिकली आपको ये जानना था कि व्हाट इज अप्लाइड फोर्स। तो जो कोई पर्सन अप्लाई करता है उससे बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। अब इसमें मैं आपको एक सॉल्यूशन भी बताता हूँ। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक। ये सिचुएशन है कि 100 न्यूटन का फोर्स एक पर्सन ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई किया इस ब्लॉक पे। दिस इज एफ and F is 100 Newton. Mass of the block is 10 kg. Then what will be the acceleration produced in the block? तो आपका आंसर होगा, मैं आंसर लिख रहा हूं, आंसर होगा कि F is equal to ma. Here F is what? F is 100 Newton. It is given in the question. And what is the mass of the object? This is 10 kg. Okay. Then A is the acceleration. 10. कुछ कैंसिल हो जाएंगे and your answer will be 10 meter per second square. This is the acceleration produced in the object when a force of 100 Newton is being applied on the object. Clear? And this force is known as applied force. It is very simple. Okay. Now we discuss other types of force. रफ कर दें इसे। किस किस टाइप के फोर्स के बारे में अभी आपको जानना चाहिए, वो मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं। अब बहुत ही कॉमन यूज होने वाला बात करता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए अब इस बात को समझते हैं। आपने नाम सुना होगा, मैं आपको बता दूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी
ये ग्रेविटी ही यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, इसी को बोलते हैं ग्रेविटी। सिर्फ ग्रेविटी का मतलब पूछा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। तो आई होप आपको ये पता होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता था, जी, और इसी को लिखते थे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सुनना ध्यान से मेरी बात को, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किसने किया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने। तो व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जिस फोर्स के लिए आपको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो हुआ है वो पता है, सपोज दैट देयर इज ए मास ऑफ, मैं यहां लिखता हूं, दिस इज ब्लॉक ऑफ मास m। तो अगर इसका मास m है तो ड्यू टू ग्रेविटेशन, समझना मेरी बात को, ग्रेविटेशन, ड्यू टू ग्रेविटेशन इस पे फोर्स कितना होगा, तो आंसर है कि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो होता है जी के बराबर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज जी and mass of the block is m, then what will be the gravitational force, your answer will be mg। ऐसे याद रखिए, मीन्स किसी ऑब्जेक्ट का मास m है तो आपसे पूछा जाए कि what will be the gravitational force on this object, तो आपका आंसर होगा mg। ऐसे आप याद रख लो। समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि you have already learned acceleration due to gravity, वर्ड समझिएगा। तो यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ रहे हैं ना, जो अर्थ फोर्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज ग्रेविटी। ठीक है, और उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है नियर द अर्थ सरफेस, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सुनना, आपको ये पता हो गया कि एम ऑब्जेक्ट में ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो एक्सेलरेशन है जी के बराबर, और जी है यहां पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द अर्थ सरफेस। और डायरेक्शन क्या होगा, तो वर्टिकली डाउनवर्ड, या बोले तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर है। तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स आपको एक्सेलरेशन पता हो गया, मास ऑब्जेक्ट का पता है, तो फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू एम ए, मीन्स F इक्वल टू एम जी। तो ये जो कहलाएगा F इक्वल टू एम जी, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, gravitational force on mass of m kg block। ठीक है, always directed towards center of earth, ठीक है। यूनिट वही होती है जो फोर्स की है, जनरली न्यूटन। तो क्या क्या चीज आपने सीखे कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg।
डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड बोल सकते हैं। क्लियर? और भी देखो, इस पे कोई कंफ्यूजन है तो मैं 2-3 एग्जांपल ले लेता हूं। और इस फोर्स के लिए कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं होती है। जैसे देखो, मैं ऐसा बनाता हूं एक बार कि एक सरफेस है, सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से सुनना। इस सरफेस पे एक 2 kg का ब्लॉक है। हेयर m इज इक्वल टू 2 kg। पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो आपका आंसर होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F इज इक्वल टू एम जी। तो व्हाट इज m? इट इज 2। व्हाट इज g? तो आपको पता है 9.8। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे, इतना न्यूटन फोर्स होगा। हाँ, फिर पूछा जाए कि डायरेक्शन क्या होगा, योर आंसर इज वर्टिकली डाउनवर्ड। आपने अभी सीखे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। इट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। आई होप समझ आया होगा। मैंने आपको ये क्लियर भी कर दिया कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बार आएगा और आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। आपने क्या क्या सीखा कि जो अर्थ फोर्स लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पे उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज F इज इक्वल टू एम जी। इफ m is the mass of the block, then force will be mg. Direction of gravitational force always towards the center of earth, और बोले तो vertically downward। ठीक है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी भी टाइम एक्ट करेगा, इससे कोई बच नहीं सकता। ठीक है, ओके। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर दें, इसको रफ करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं भी लग सकता है, ऑब्जेक्ट हवा में हो या कहीं पे रखा हो, डजंट मैटर, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। अगर वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मींस ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, नो डाउट, और डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। आइए अब हम लोग एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, वेट। ठीक है, ये वेट क्या चीज होता है आइए समझते हैं। तो देखो, अगर m मास का ऑब्जेक्ट है और पूछा जाए कि इसका वेट क्या होगा, तो आंसर है कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है। तो आंसर है F इज इक्वल टू एम जी। तो ये जो एम जी है यही कहलाता है वेट। ठीक है, और भी ऐसे समझिए, अगर m मास का ब्लॉक है तो उसका वेट होगा mg, नो डाउट, और वो है क्या, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है ना, उसका वेट कितना होगा mg, और है क्या ये, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इसी में एक और चीज हम लोग इसके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, एक और वर्ड आएगा काफी, तो एक ऑब्जेक्ट है सेम m मास का, एक सरफेस पे रखा है। अभी आपने सीखे कि m मास का ऑब्जेक्ट है तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और वो होगा कितना, तो mg के बराबर होगा। यानी कि mg फोर्स से ये ब्लॉक सरफेस को नीचे की तरफ
धक्का देगा या फोर्स लगाएगा। अगर मेरे पाम पे मैं इस स्केच पेन को रखता हूं, जाहिर सी बात है कि ड्यू टू स्केच पेन मेरे हथेली पे फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये नीचे जाना चाह रहा था ड्यू टू mg, बट मैंने इसे रोक कर रखा हूं, तो फोर्स लगेगा। हुआ क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ याद करो, तो सरफेस इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ यही है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर mg से ये ब्लॉक सरफेस को नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, देन इट इज 100% ट्रू कि ये सरफेस इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो सरफेस जो फोर्स लगाएगा जिसके कांटेक्ट में है, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स। और ये फोर्स सरफेस के अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन, या इसी को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो देखिए ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो सरफेस के, देखो अगर mg एक्शन है तो जाहिर सी बात है कि इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगेगा जो इसके कांटेक्ट में है, और ये जो फोर्स लगाएगा उसको बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। अगर ये रिएक्शन फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है, देन इट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। समझना मेरी बात को। देखो एक और नया टर्म आ गया, नॉर्मल रिएक्शन। तो पहले तो आपको रिएक्शन समझना है, फिर नॉर्मल रिएक्शन समझ आ जाएगा। मीन्स जब किसी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, या ऐसा बोले कि जब जहां भी कांटेक्ट होता है तो वहां पे एक फोर्स लगता है। अभी आएंगे उस पर। हाँ, एम ऑब्जेक्ट रखा था, एम मास का ऑब्जेक्ट है, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, वो mg होगा। अब mg से ये सरफेस को नीचे की तरफ धक्का दे रहा है, तो जाहिर सी बात है सरफेस पे इस पे ऊपर की तरफ धक्का देगा। तो जो सरफेस इस पे फोर्स लगाया नोन एज रिएक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? रिएक्शन फोर्स। और ये रिएक्शन फोर्स अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है, देन इट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। समझना मेरी बात को। क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शन। और ध्यान दीजिएगा, क्या इस ऑब्जेक्ट में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है? ऐसे मैं स्केच पेन को रखता हूं, तो इस सिचुएशन में क्या स्केच पेन में एक्सेलरेशन है? तो आंसर होगा नो। और एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब इस पे जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। अभी तो आप इतना से काम चलाओ कि mg से इस ब्लॉक को ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रही है, और इतना ही फोर्स सरफेस इस पे ऊपर की तरफ लगा रही है, तो इस ब्लॉक में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सरफेस जो ऑब्जेक्ट पे नॉर्मली फोर्स लगाती है उसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। समझ आ रही चीजें? क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन तो नाम हो गया, जो ये रिएक्ट किया, और ये कैसा रिएक्ट किया है? नॉर्मली टू द सरफेस, सो इट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। देखो मैं रिपीट करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहां पे जो हमने बात कर रहे थे कि नॉर्मल रिएक्शन, तो वो नॉर्मल रिएक्शन एन से लिख देता हूं मैं, एन हो जाएगा mg के बराबर, और इसी को हम वेट भी बोलते हैं, है ना। ये यहाँ पर इस केस में वो वेट का भी काम करेगा। जो ये नॉर्मल रिएक्शन फील कर रहा है वो यहाँ पर वेट का भी काम करेगा। और कभी ऐसे नॉर्मल रिएक्शन की बात आती है तो आपको क्या समझना है कि जो कांटेक्ट सरफेस है वो सरफेस के
परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाती है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है, या बोले वेट के बराबर है। ठीक है, दिस इज वेट। mg को बोलेंगे वेट, और कोई फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लग रही है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें जब न्यूमेरिकल में आएंगी तो और भी काफी क्लियर हो जाएगा, इसलिए अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसको रफ कर दूं। देखिए, नॉर्मल रिएक्शन वाली बात मैं आपको ऐसे भी समझाता हूं। सपोज दैट देयर इज अ वॉल, and a block is like this. तो आप अगर इस ब्लॉक को प्रेस करेंगे तो ये ब्लॉक इस सरफेस को प्रेस करेगी ऐसे। सोचो दिस फोर्स इज F1। तो ये जो सरफेस है ना, वो सरफेस इस पे फोर्स लगाएगा, और जो नॉर्मली होगा दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। तो यह नॉर्मल रिएक्शन ऐसा हो जाएगा। मीन्स नॉर्मल एक्शन आपको क्या समझना है कि जब भी कोई रिएक्शन फोर्स मिल रही है और वो सरफेस के अगर परपेंडिकुलर है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। आपको न्यूमेरिकल में और काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अब परेशान नहीं हो। चलिए आगे चले। एक और नाम से आएगा, देखिए एक और सिचुएशन समझना है। अब हम लोग बात करते हैं, एक और सिचुएशन इसी में बताता हूं। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, और इसके साथ एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, थोड़ा मैं साइज अलग कर देता हूं। दिस इज m2। ठीक है, और ये सरफेस है। अगर कोई फोर्स अप्लाई होता है, दिस इज अप्लाइड फोर्स और F, तो जाहिर सी बात है कि अब m1 राइट जाना चाहेगा, ये उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो m1 जो फोर्स लगेगा इस पे ऐसे फोर्स, दिस इज नोन एज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो m2 भी फोर्स लगाएगा, और ये जो फोर्स कहलाता है वो ऐसे लगाएगा। ये होगा फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो यहाँ जो m1 m2 पे लगा रहा है और m2 m1 पे लगा रहा है, उसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसा फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स। और अगर मैं m1 का जो फोर्स m2 पे है उसको एक्शन बोलूं, तो m2 जो m1 पे लगा रहा है वो रिएक्शन होगा, और ये किस नाम से जाना जाएगा? कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो बाय मैग्नीट्यूड ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना, तो एक और कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, जब भी कोई फोर्स कांटेक्ट में जाने पे लगता है उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि उसको कांटेक्ट में जाने की जरूरत नहीं है, वो हवा में भी रखा है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करेंगे।
और वो है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स देखना, ये कोई स्मूथ सरफेस है और इस पे एक ऑब्जेक्ट है, एम मास का, और उसमें एक स्ट्रिंग लगी हुई है। समझिएगा इस बात को, स्ट्रिंग। ठीक है, दिस इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग समझ रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, धागा या रस्सी। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मेरे पास है, दिस इज अ स्ट्रिंग। सोचो ये कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसमें मैं इसको बांध दिया और इसे खींचूंगा तो ये साथ साथ आएगा। तो डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स नहीं लगा रहा। फोर्स कैसे लग रहा है, ड्यू टू अ स्ट्रिंग। इसके कांटेक्ट में कौन है, स्ट्रिंग है। तो जो कांटेक्ट में होता है वही फोर्स लगा सकता है। बिना कांटेक्ट के कौन ही फोर्स लगा सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सारे हैं। इसके अलावा जो हैं वो कांटेक्ट में जाने पे लगेगा। तो स्ट्रिंग को अगर जो मैं किसी ब्लॉक में बांध देता हूं और स्ट्रिंग को मैं खींचूंगा तो मैं डायरेक्टली इस पे फोर्स नहीं लगा रहा, ये स्ट्रिंग के थ्रू लग रहा है। तो स्ट्रिंग जो फोर्स लगाता है दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। क्लियर, फोर्स अप्लाइड बाय अ स्ट्रिंग इज नोन एज टेंशन फोर्स। सोचो एक पर्सन यहां पे है जो इसको खींच रहा था। एक पर्सन है, है ना, जो इसको खींच रहा था इस डायरेक्शन में। तो मैं आपको बता दूं टेंशन फोर्स क्या होगा। फोर्स अप्लाइड बाय अ स्ट्रिंग, फोर्स अप्लाइड ड्यू टू अ स्ट्रिंग known as टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, जो स्ट्रिंग फोर्स लगाएगा उसे क्या बोलेंगे, टेंशन फोर्स। और इसमें ध्यान क्या क्या रखना है कि टेंशन फोर्स ऑलवेज अ पुलिंग। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, और इसके साथ एक स्ट्रिंग टाइट किया गया है, बांध दिया गया है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग बांध दिया गया। इस स्ट्रिंग से आप इस ऑब्जेक्ट को पुल कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग से क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज पुलिंग फोर्स। पुलिंग, ये कैसा फोर्स देगा, पुलिंग फोर्स देगा। स्ट्रिंग से आप पुश नहीं कर सकते। बारीकी को समझना। पहले तो आपको मैंने बोला कि व्हाट इज टेंशन फोर्स। तो स्ट्रिंग जो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है या फोर्स थ्रू अ स्ट्रिंग इज नोन एज टेंशन फोर्स, टी से लिखेंगे इसे। और ये फोर्स ऑलवेज पुलिंग। इससे सिर्फ आप पुल कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते। कैसे, देखो ये कोई ऑब्जेक्ट अगर जो है मैं इसे ऐसे खींच सकता हूं, ये साथ साथ आएगा। बट मैं धक्का दे सकता हूं क्या, लो धक्का कैसे देंगे, ये टाइट नहीं होगा। इसे धक्का नहीं दे सकते, पुश नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। मुझे उधर पुल करना होगा तो ऐसे खींच दूंगा। समझ आ रही है। तो टेंशन फोर्स सिर्फ और सिर्फ पुलिंग नेचर का होगा
पुशिंग नेचर का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो ना कैसे पुश करोगे, ये तो ऑब्जेक्ट वहीं रह गया, इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और पुल कर सकते हैं इसे। क्लियर? तो जो टेंशन फोर्स होगा वो ऑलवेज टुवर्ड्स द स्ट्रिंग होगा, ऐसा ही बोल सकते हैं। जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द स्ट्रिंग, यानी कि यहां से स्ट्रिंग टुवर्ड्स लेफ्ट है तो टेंशन फोर्स भी टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। ठीक है, इट इज टुवर्ड्स द स्ट्रिंग, टुवर्ड्स द स्ट्रिंग। ठीक है ना, देखो यहां स्ट्रिंग है इसमें लगा हुआ, तो यहां से स्ट्रिंग किस डायरेक्शन है, टुवर्ड्स लेफ्ट है ना, देन टेंशन फोर्स विल ऑल्सो बी टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर? कुछ कुछ समझ आ रहा है? चलिए इस पे और भी आपको मैं थोड़ा क्लियर करता हूं। रब करें इसे। ये m इज इक्वल टू है 10 kg, और इसमें एक स्ट्रिंग लगा है, एंड ड्यू टू कोई पर्सन इसको पुल कर रहा है थ्रू अ स्ट्रिंग। ठीक है ना, तो स्ट्रिंग जो इसमें फोर्स लगाएगा दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। ठीक है, तो आइए हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर इस पे टेंशन फोर्स लग रहा है T, और ड्यू टू दिस देयर इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट, एंड दिस एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ड्यू टू दिस टेंशन फोर्स, acceleration produced in the object is 2 meter per second square. Mass of the object is 10 kg. In this situation, what will be the tension force? Answer is very simple. Acceleration produced in the object is due to tension force. So you know the formula, F is equal to ma. F is what? What is F? It is force applied. T M 10 A 2 tension force, it is 20 Newton. It is your answer. It is not difficult, it is very easy. चलिए और भी मैं आपके साथ इसी में एक और एग्जांपल रखता हूँ। देखो इस पे आपको क्लियरिटी आनी चाहिए, और ये बहुत ही आसान है। फोर्स ड्यू टू अ स्ट्रिंग इज नोन एज टेंशन फोर्स। It is always towards the string. मैं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाता हूं। This is M1 and another mass M2। और ये जो दोनों मास है ना, उसको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है। दिस इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, और इसे एक दूसरे स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है M1 को इन दिस डायरेक्शन। इस पे कोई फोर्स लगाया जा रहा है, ये भी स्ट्रिंग है। क्या क्या ध्यान रखना है, अगर स्ट्रिंग अलग हो तो दोनों में टेंशन भी अलग अलग होगा। ठीक है, ये अलग स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग है, तो इसमें जो फोर्स होगा, ये जो टेंशन फोर्स होगा वो अलग होगा, और यहाँ जो टेंशन फोर्स होगा अलग होगा। मैं इसको लेता हूँ T1 एंड दिस इज T2। One string having one tension,
वन स्ट्रिंग हैविंग वन टेंशन। मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगा। अगर स्ट्रिंग चेंज हो रहा है तो टेंशन भी अलग हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल नहीं सिखा रहा अभी, मैं इस पे आपको कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूं कि कहीं पे दो स्ट्रिंग है, अलग अलग है दोनों, तो उस केस में वन स्ट्रिंग हैविंग वन टेंशन, वन स्ट्रिंग हैविंग वन टेंशन, वन टेंशन, उसमें दो टेंशन फोर्स नहीं होगा, एक ही होगा। वन स्ट्रिंग हैविंग वन टेंशन फोर्स। ठीक है, अगर स्ट्रिंग अलग हो रहा है तो टेंशन फोर्स भी अलग होगा। और एक चीज और, हियर a string is massless and inextensible. Here a string is, जो भी क्वेश्चन में आएगा कुछ और नहीं गिवन है, क्या क्या इज्यूम करना, स्ट्रिंग इज massless, ठीक है ना, massless and inextensible। इसे आप खींच के लंबा नहीं कर सकते, इसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। क्या क्या चीज, एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगा, और एज्यूम करना है कि स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, और इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं होगी, जिस लेंथ का है वही लेंथ का रहेगा। और क्या क्या बताया था, ऑलवेज टुवर्ड्स द स्ट्रिंग टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स always towards the string। ठीक है ना। देखो मैं ये फिगर क्यों बनाया हूं नीचे वाला, वो समझना। अगर मैं M1 के बारे में पूछता हूं कि M1 पे कैसा कैसा फोर्स लग रहा है, M1, मैं स्ट्रिंग फोर्स की सिर्फ यहां पे बात कर रहा हूं, तो एक स्ट्रिंग इस पे लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, इसको T1 से नाम दिया गया। फिर पूछा जाए कि जो दूसरा वाला स्ट्रिंग है वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, तो बताओ जो दूसरा वाला स्ट्रिंग है जो रेड कलर से है वो इस M1 से किधर है, टुवर्ड्स राइट है। ये तो यहाँ इंड है ना, यहां से स्ट्रिंग किधर है, टुवर्ड्स राइट। सो टेंशन फोर्स ऑन M1 ब्लॉक ड्यू टू सेकेंड स्ट्रिंग टुवर्ड्स राइट। यहां कन्फ्यूजन नहीं है, दिस डायरेक्शन। अब हाँ, फिर पूछा जाए, अभी आप सिर्फ देखो, फिर पूछा जाए कि ठीक है ये तो बात मैंने आपकी मान ली, बट M2 पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, M2 पे भी तो रेड वाला स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा होगा, तो आंसर है हाँ लगा रहा है। तो किस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो फिर आंसर है कि आप मुझे बताइए कि M2 से वो किस डायरेक्शन में है, तो टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो स्ट्रिंग फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, बट हाँ ये भी T2 ही होगा। बस ये छोटी सी बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। देखिए ये काफी बार न्यूमेरिकल में आएगा, तो ये सारी चीजें अगर छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होंगी तो आप न्यूमेरिकल आसानी से कर पाएंगे, अदरवाइज इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। क्या क्या मैंने आपको सिखाया, मैं इस पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं, इस पे न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, कि टेंशन जो स्ट्रिंग फोर्स की सब्जेक्ट पे लगाती है दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। ठीक है, टेंशन फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द स्ट्रिंग, वन स्ट्रिंग हैविंग वन टेंशन। यहां से समझ आ गया, एक ही स्ट्रिंग से M1 और M2 दोनों कनेक्टेड है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग नहीं होगा, एक ही टेंशन होगा। अगर आपने उसका मैग्नीट्यूड T2 लिखा है तो T2 ही होगा, बट M1 पे टेंशन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ड्यू टू रेड वाला स्ट्रिंग, तो आंसर है टुवर्ड्स राइट। मेरे लिए, मैं ऐसा हूं तो इट इज टुवर्ड्स राइट। और M2 पे ड्यू टू दिस सेम स्ट्रिंग what will be the direction of tensile force, it is towards left। रीजन,
कि ये किसी ऑब्जेक्ट को पुश नहीं कर सकता, सिर्फ पुल कर सकता है। तो M1 को राइट डायरेक्शन में पुल कर पाएगा टुवर्ड्स द स्ट्रिंग, पुलिंग किधर होगा, टुवर्ड्स द स्ट्रिंग। और M2 को लेफ्ट डायरेक्शन में कर पाएगा टुवर्ड्स द स्ट्रिंग। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट होता है फिर भी तो आप पूछ सकते हैं। इसे मैं रफ कर देता हूं। इसके बाद भी कुछ आपको डाउट रह जाता है तो डोंट वरी, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अब मैं आपको ले चलता हूँ एक और टाइप के फोर्स पे। मैं नंबरिंग भूल गया, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ। हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ रिस्टोरिंग फोर्स। या इसे स्प्रिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, है ना। रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग इज नोन एज आल्सो अ स्प्रिंग फोर्स, अ स्प्रिंग फोर्स। तो इसके बारे में तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो आप ये समझिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। तो जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा वो रिस्टोरिंग नेचर का होता है, ठीक है। वो कैसा होता है, रिस्टोरिंग नेचर का होता है। इसके बारे में हम आपको सिखाएंगे कि थ्रू स्प्रिंग कितना फोर्स लगता है, कैसे लगता है, स्प्रिंग पे कितना फोर्स लगता है। तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा उसको बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स भी बोलते हैं। मीन्स फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग इज नोन एज स्प्रिंग फोर्स, या इसे रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स क्यों बोलते हैं आपको डिटेल में बताया जाएगा, इसके लिए आप टेंशन नहीं हो, ठीक है ना। होता ही है स्प्रिंग के केस में, आपने अभी जो स्प्रिंग देखे होंगे वो पेन में स्प्रिंग होती है, ठीक है ना, ऐसा ऐसा, उसको बोलते हैं हेलिकल स्प्रिंग। तो अभी यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। यह स्प्रिंग है। स्प्रिंग को आप कुछ इस तरह से अगर जो आप पुल करते हैं, यहाँ भी फोर्स लगा रहे हैं, तो ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, दोनों एंड पे आपने इस तरह से फोर्स लगाया, तो उस केस में इसकी जो लेंथ होगी ना वो बढ़ जाएगी थोड़ी। सोचो अभी इसका लेंथ कुछ था L और अब इसका लेंथ जो है वो बढ़ गया, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है F इज इक्वल टू के एक्स माइनस, ठीक है, वेयर एक्स इज द चेंज इन लेंथ, कितना वो लेंथ बढ़ा, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये फोर्स लगेगा। देखिए ना, स्प्रिंग को आपको जितना ज़्यादा एक्सटेंड कराना होता होगा, आप क्या फील करते हैं, आपको उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये इस पे डिपेंड करता है। खैर इसके बारे में भी आएगा, आप टेंशन नहीं लें। ये माइनस साइन क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों होता है, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, अभी नहीं। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये एक अलग से टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं। होता क्या है, आपको अभी समझ आ जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे रखा जा रहा है, एम मास। अभी तक आपने जो थ्योरी सीखे हैं न्यूटन्स लॉ में,
वो क्या सीखा है कि अगर ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगाता हूँ तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, हाँ या ना। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। सोचिए आपने कुछ एक इम्पल्सिव फोर्स लगाया, ड्यू टू दैट इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, बट आफ्टर सम टाइम दिस ऑब्जेक्ट बीइंग स्टॉप्ड। आपने एक इम्पल्सिव फोर्स लगाया, ड्यू टू दैट it displaces from like this, it displaces like this, ये यहां पहुंच गया, बट यहां आके स्टॉप हो गया। अब आंसर है कि यह स्टॉप क्यों हुआ, क्यों स्टॉप हुआ? जबकि इस पे फोर्स लग रहा है, मैंने एक इंपल्सिव फोर्स लगाया, कुछ दूर गया, फिर यह स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हो गया? इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट पे मेरे काउंटर में, मेरे अपोजिट में कोई और भी फोर्स लगाया है। क्योंकि सिर्फ अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाए उस डायरेक्शन में वो कंटिन्यू रहता। अगर कोई अपोजिट फोर्स नहीं लग रहा होता तो वो कंटिन्यू रहता, कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस होता। एक वर्ड आता ना, स्मूथ सरफेस, तो वैसे केसेस में काफी दूर तक चलता है। ज्यादा रफ है तो कम दूर तक चलता है। तो पहले तो ये सोचिए कि आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं या जिस डायरेक्शन में आपने इंपल्सिव फोर्स देके छोड़ दिया, उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को चलते रहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, और ये तब तक रहेगी जब तक इस पे फोर्स लगता रहेगा। यहां देखने वाली बात यह है कि जब आपने फोर्स लगा के छोड़ दिया, इंपल्सिव फोर्स लगाए, तो ये कुछ दूर बाद स्टॉप हो जाती है। उसका रीजन ये है कि ये जो सरफेस है जो इसके कांटेक्ट में है वो इस पे फोर्स लगाती है, और ये फोर्स कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स। जब दो सरफेस के बीच में रबिंग होती है तो एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है ना? और यही फ्रिक्शनल फोर्स है जो इसको काउंटर करती है, और ऑब्जेक्ट कुछ टाइम जाने के बाद स्टॉप हो जाता है। तो हम लोग इस पे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक ही है। मैं देखो आपको बताता हूँ, मेरे पास एक कॉपी है, देखो मैं आपको क्या भी बताने की कोशिश कर रहा था। मैं ऐसे फोर्स लगाता हूँ थोड़ा सा, देखो ना, मीन्स यहां से देखो मैंने कुछ दूर गया, रुक गया। रुक क्यों गया? क्योंकि मैंने इस पे जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये कॉपी का सरफेस मेरे काउंटर में फोर्स लगाना शुरू कर दिया, और वही फोर्स है जो इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है ना? तो जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो एक अलग टाइप का फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है ना? तो हम इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स पे। तो आज हमने आपके साथ डिस्कस किया कि किस किस टाइप के फोर्स अभी इस चैप्टर में या मैकेनिक्स में मोस्टली आएंगे। ठीक है ना? और वो क्या क्या नाम था, याद हो गया आपको? फ्रिक्शनल फोर्स, स्ट्रिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, और क्या क्या, अप्लाइड फोर्स, और क्या क्या आया था नाम? फिर हमने नॉर्मल रिएक्शन, फिर और क्या डिस्कस किए? वेट। ठीक है ना? फिर और क्या डिस्कस किए? टेंशन फोर्स। तो ये सारे नाम आएंगे। ठीक है ना? और एक एक लाइन अभी हम लोग को समझ आ गया है कि व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाट इज स्ट्रिंग फोर्स, व्हाट इज
वही स्ट्रिंग फोर्स को ही टेंशन वाला बोलेंगे ना, स्ट्रिंग फोर्स को ही टेंशन फोर्स, ये अलग नहीं है, इसी को बोलेंगे टेंशन फोर्स। तो आज सोचो कोई इंट्रोडक्शन था कि डिफरेंट टाइप के जो फोर्सेस होंगे जो कॉमनली यूज होंगे मैकेनिक्स में, उनका नाम क्या क्या होगा, और एक एक लाइन हमने सबके बारे में जानी। ठीक है, अप्लाइड फोर्स क्या होगा, नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा, वेट क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन हो गई सारे टाइप के फोर्सेस के बारे में कि जो कॉमनली यूज होंगे। ठीक है ना, इस पे न्यूमेरिकल आएगा, और न्यूमेरिकल में ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता होगी तो आप अच्छे से नहीं कर सकते। है मैं क्लियर? चलिए इसे रफ कर देते हैं, और एक और बहुत ही छोटी सी चीज़ हम लोग सीखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और हेडिंग लिखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम शॉर्ट में हम FBD के नाम से जानेंगे, और क्या इसको पढ़ेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आइए हम इसे सीखते हैं। इस तरह से मैं बहुत ही आसान वाला एक एग्जांपल लेता हूँ। सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है, a block of mass m is being kept on the surface. आपको बताना है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। आंसर सुनिएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो पहले तो उसे आप सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को बनाओ जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। हाँ, अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि आपको शो करना है कि टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं और किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है ना, टू शो ऑल द फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट जिसका आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है ना, मुझे ए मास के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मीन्स यू हैव टू शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ए मास ऑफ ब्लॉक। इट इज क्लियर? अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ए मास के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, देन यू हैव टू मेंशन all the forces acting on the a mass of block। इस सिचुएशन में हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो देखिए, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताए क्या क्या फोर्स लगेंगे इस पे, वो देखिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमेशा लगती है, और किस डायरेक्शन में, तो वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर ये सरफेस बिल्कुल ऐसा हॉरिजॉन्टल है, मैंने जूम किया हॉरिजॉन्टल है, तो एक तो फोर्स जो हमेशा होगी और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये होगा नीचे की तरफ, इसे बोलते हैं mg, इसको वेट भी बोल सकते हैं। और अब कौन सा फोर्स लगेगा, तो अब ये देखना है दूसरे के लिए, दूसरा और क्या फोर्स होगा कि इसके कांटेक्ट में कौन है, इस ब्लॉक के कांटेक्ट में कौन है, तो वो भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो जैसा अभी आप व्यू कर पा रहे हैं कि इसके कांटेक्ट में ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड भी इस पे फोर्स लगाएगा, और ये जो ग्राउंड फोर्स लगाएगा उसको बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। और अगर ये सरफेस के परपेंडिकुलर है देन इट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन।
कुछ समझ आया? मीन्स इस पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया कि एक इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, दिस इज mg, और दूसरा इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, उसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, समझ आया? एम मास के ब्लॉक को हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था। इसका मतलब आपको शो करना है कि कौन कौन फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी टोटल फोर्स आपको शो करना है, और यही फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार ऐसा है, और इसके साथ में एक स्ट्रिंग भी लगा है, और इस स्ट्रिंग को एक पर्सन पुल कर रहा है, खींच रहा है। आपको बताना है कि इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। क्या होगा बताइए? क्या करें? पहला स्टेप कि सिर्फ और सिर्फ उसी ब्लॉक को बनाइए जिसका आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। सेपरेट करो उसको। कर लिया। जब आपको आ जाएगा तो आप यहां भी बना लेना, अभी ऐसा मैं बता रहा हूं। एम मास का है। पहला चीज क्या याद रखना है? mg, वो लगेगा ही लगेगा। दूसरा तो नॉर्मल रिएक्शन, क्या लगेगा इस पे? नॉर्मल रिएक्शन। सरफेस लगाएगी है ना, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। एम से मैंने लिखा। और क्या होगा? mg मैंने लगा दी। उसके बाद में मैंने क्या ढूंढा कि क्या क्या इसके कांटेक्ट में है। जो एक सबसे बड़ी चीज हमें कांटेक्ट में देखी वो क्या है? ग्राउंड है, सरफेस है। तो सरफेस जो परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है ऑब्जेक्ट पे, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। चलो ये हो गया। और हम लोग बात कर लेते हैं अब इसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में क्या है, तो आंसर है स्ट्रिंग है। क्या ही है? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग ऐसा है, तो स्ट्रिंग जो फोर्स लगाएगा दिस इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इस ऑब्जेक्ट का आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए। कैसे सर, इतना आसान है? हाँ इतना आसान है। आपको क्या ही करना था, सारे फोर्सेस को शो करने थे। क्या इसके अलावा भी कोई फोर्स लग रहा है? तो आंसर है नहीं। तो हो गया, यही फ्री बॉडी डायग्राम है। एक और बनाए। चलिए, आप लोग सोच रहे हैं सर इतना आसान है? हाँ इतना ही आसान है। एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आपने स्कूल में भी पढ़े होंगे, बट मैं तो ये सोच के चल रहा हूँ कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ। एक स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इधर भी कोई पुल कर रहा है, और दूसरा स्ट्रिंग इस पे ऐसा है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। सब बना सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक तो mg होगा, बिल्कुल होगा। दूसरा सर, दूसरा वाला होगा नॉर्मल रिएक्शन। ओके, नॉर्मल रिएक्शन। और क्या होगा सर? दो स्ट्रिंग इसमें लगे हैं, दिस इज अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग अपनी तरफ फोर्स लगाती है, तो इसके जो ब्लॉक के जो लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रिंग है, वो जो फोर्स लगाएगी वो टुवर्ड्स द स्ट्रिंग ऐसा होगा। स्ट्रिंग जो फोर्स लगाती है उसे बोलते हैं टेंशन फोर्स। दिस इज टेंशन फोर्स। ये दो अलग अलग स्ट्रिंग है, सो टेंशन फोर्स विल बी डिफरेंट। वन इज नेम एज T1, टेंशन फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रिंग 1, और सेकेंड इज नोन एज
चलो मैं कलर चेंज कर दूं क्या? आपको स्ट्रिंग भी अलग लगेगा, ऐसा लगेगा एक ही स्ट्रिंग। चलिए, तो ये जो स्ट्रिंग फोर्स लगेगा दिस इज नोन एज T2। तो इतने फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। ये चीजें और भी आपको क्लियर हो जाएगी जब न्यूमेरिकल में आएगा ना, तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, तो वहां भी आपको ये चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ पाए हैं कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको एक बहुत ही आसान सा होमवर्क दिया हूं कि सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है M1, उसके ऊपर M2, और M1 पे एक स्ट्रिंग से फोर्स लगाया जा रहा है। यहाँ जितने भी कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं वो सारे स्मूथ हैं, मीन्स कोई फ्रिक्शन फोर्स यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको बताना है कि M1 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा और M2 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिए इसको, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, मैं वेट करूँगा कि कौन कितना जल्दी सही सही करके मुझे सेंड करता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आप इसे बिल्कुल तसल्ली से देखिए, और जहाँ भी थोड़ा सा भी डाउट होता है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।